नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में जूनियर इंजीनियर की भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी गलती होती है जिनकी वजह से यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और दोस्तों बाद में हमको पछताना पड़ता है। पिछली बार मैंने आपको पहले ही बताया था आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के टाइम पे कि ये गलती आप मत करो, और फिर भी छात्रों ने वो गलती की और दोस्तों उनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गए एएलपी के। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना रहेगा, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी, किन किन गलतियों की वजह से फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी आरआरबी जेई की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है सिलेक्शन मेरा हक सेल, जहां पर दोस्तों आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 395 में मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड आरके भी इस्तेमाल करना है, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें इस टेस्ट सीरीज के अंदर जूनियर इंजीनियर के मॉक टेस्ट की, तो इसमें लगभग 1500 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें फाउंडेशन सीरीज भी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है, सीपीटी 1 सीपीटी 2 दोनों के हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट भी शामिल है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये वाली वेबसाइट पे जाना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप rrbapply.gov.in पे जाएंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, पहले से अकाउंट बनाया तो ऑलरेडी है अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपने पहले असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन या आरपीएफ की जो भर्ती आई थी, अगर उनका फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप इंडिया कर देना। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल रहेगी, जैसे आपका नाम है, 2 बार आपको आपका नाम फिल करना है। अगर आपने आपका नाम चेंज करना है किया है पहले तो यस और नो पे क्लिक करना है, जो भी अप्लाई है। डेट ऑफ बर्थ है, 2 बार आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी रहेगी। आपका जेंडर जो है, जेंडर आपको डालना है और 2 बार यहाँ पर डालना है। फादर्स का नेम, मदर्स का नाम भी 2 बार डालना है। नीचे आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा स्मूथली एग्जाम प्रोसेस के लिए। नीचे आपको आना है तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर। ध्यान रखना ये खुद का ही डालना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बाद में कोई भी अपडेट आएगा रेलवे भर्ती का तो वो आपको आपके ईमेल और मोबाइल पर ही मिलेगा। तो खुद का ही ईमेल और मोबाइल नंबर डालना, ठीक है। अदरवाइज बाद में कोई भी अपडेट आएगा उसका अपडेट आपको नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग संबंधित अपडेट या बाकी जो भी अपडेट आएंगे डीवी वगैरह के। नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर लगाना है। कैप्चा कोड आपको डालना रहेगा और प्रीव्यू एंड क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, तो मैं लॉगिन हेयर पे जाता हूँ और लॉगिन क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो पहले ईमेल या मोबाइल नंबर दे के मैंने अकाउंट बनाया था और जो पासवर्ड है वो फिल करके और कैप्चा कोड फिल करके मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये प्रोसेस डाल के लॉगिन कर लिया हूँ। अब यहाँ पर जैसे आप लॉगिन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस समय जो भी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो भी भर्ती निकली है जिनके आप जो है फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, वो आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ पर जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए और ये केमिकल सुपरवाइजर की भर्ती है CN03/2024, इसके फॉर्म यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है और आरआरबी चूज़ करना है, किस आरआरबी से फॉर्म फिल करना है। मैं यहाँ पर अजमेर से फिल करना चाहता हूँ तो अजमेर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया होगा, आई एम नॉट करेंटली डेबर्ड बाई एनी आरआरसी आरआरबी, इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली अगर आपने पहले फॉर्म फिल किए हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उनको आप चेक करना है। आपका जो फॉर्म है टोटल 5 स्टेप में भरा जाएगा। पहला पर्सनल डिटेल, फिर अदर डिटेल, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपके अपलोड प्रोफाइल एंड फोटो सिग्नेचर और लास्ट में आपका पोस्ट प्रीफ्रेंस वगैरह जोनल रेलवे का ये। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके सारे जो हैं स्टेप उनको कंप्लीट करते हैं।
सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे आना है, ऑटोमेटिकली कई डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, तो इनको चेक कर लेना है। और अगर कुछ भी यहाँ पर आपको बदलना है उनको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं, नाम और आपका जेंडर, ईमेल, मोबाइल, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नीचे आपका वैवाहिक स्थिति दर्शाना है, आपका धर्म डालना है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो है आपको यहाँ पर डालनी है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं वो यहाँ पर ध्यान रखना, ये है चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है कि आपका जब सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका पेपर किस भाषा में खुलेगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी में तो खुलेगा, साथ में इंग्लिश भी आएगा, यानी जो भी भाषा आप लगाएंगे उसके साथ इंग्लिश यहाँ पर आएगी। और अगर आपने गलती से इंग्लिश ही चूज़ कर दी तो दोस्तों इंग्लिश में ही आपका पेपर खुलेगा, तो ध्यान रखना है ये चीज़। इसके अलावा दो आपको आइडेंटिफिकेशन आपके मार्क्स डालने हैं, यानी कि ऐसे निशान जिससे आपकी पहचान की जा सके, यानी कि आपके बॉडी के ऐसे निशान जो यहाँ पर चेंज नहीं होए, कोई चोट के निशान हो या घाव वगैरह के वो। इसके अलावा नीचे आपको आना है, कम्युनिटी डिटेल आपको डालनी है, यानी कि जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, SC ST EWS OBC या फिर आपके UR से, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS हैं तो आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, OBC पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो। तो देखिए मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर में यस पे क्लिक करना है। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप आओगे क्रीमी लेयर में, ध्यान रखना है। और रिजर्वेशन का बेनिफिट नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलेगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालने हैं, किसने इसको जारी किया है वो यहाँ पर डालना है। तो इश्यूइंग अथॉरिटी में बहुत सारे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर SDM से बनवाया हुआ है, तो मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नीचे यहाँ पर पूछ रहा है किस स्टेट का है, तो आप स्टेट डाल दीजिएगा, और किस डेट का है वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपको आना है इसके बाद नीचे आने के बाद आपसे पूछ जाएगा पोस्टल एड्रेस डिटेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाद में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है, पुलिस वेरिफिकेशन, तो इसी एड्रेस पे आना है, तो यहाँ पर आपको डालना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं, मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं या रूम लेके रह रहे हैं, तो वहाँ आपका हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस। लेकिन जहाँ आपका मकान वगैरह घर है वहाँ आपका हो जाएगा परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों सेम है, तो आपको टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम, इस पर क्लिक करना है, तो आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे और आप एक भरोगे दूसरा ऑटोमेटिकली राइट साइड में फिल होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये जो अपना एड्रेस है यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, इसको सेव करके नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे दोस्तों अदर डिटेल के ऊपर। तो अदर डिटेल वाले सेक्शन में हम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या डिटेल हमसे मांगी जाती है। तो अदर डिटेल में जैसे आएंगे तो पूछेगा आप एक्स सर्विसमैन है क्या, तो हम एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप हैं तो यस के ऊपर क्लिक कर देना। नीचे पूछ रहा है आप PWD हो क्या, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हो क्या, तो हम नहीं हैं, हमने नो क्लिक किया। EBC पूछ रहा है EBC है या नहीं, तो EBC के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर 50,000 से कम आपकी ईयरली सैलरी है, अगर आप BPL में बिलोंग करते हो या आपके पास रेलवे का इज्जत MST है, तो आप ही यस के ऊपर क्लिक करना, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। इससे आप क्या होगी, फीस 250 रुपये लगेगी। अब यहाँ पर सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप किसके अधीन कर रहे हो, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सब कुछ आपको बताना रहेगा, ठीक है। पहले अगर आप 1800 पे ग्रेड में है तो उसको अर्थवाइल ग्रुप डी बोलेंगे, अदरवाइज बाकी 100 पे ग्रेड उनको हम ग्रुप सी बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो के ऊपर भी क्लिक कर देंगे, तो आपसे डिटेल यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हो या नहीं। ध्यान रखना ये सिर्फ रेलवे के ऊपर है, अगर आप दूसरी जगह जॉब कर रहे हो उसका अलग सीन रहेगा, ये सिर्फ रेलवे का है, तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि क्या आप कहीं, यानी कि रेलवे के अलावा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हो या नहीं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU कहीं और कर रहे हो, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी रहेगी, ठीक है, रेलवे की तरह। तो मैं नॉट एप्लीकेबल का क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब आते हैं बैंक डिटेल फॉर रिफंड फीस, यानी कि यहाँ पर फीस आपकी रिफंड होगी अगर आप CBT 1 एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है, यानी कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो 500 रुपये जो आपके लगे हैं
400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और जिनके भी 250 रुपये लगने हैं उनके 250 रुपये रिफंड यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर डालनी है जिसमें भी आप रिफंड लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होल्डर, इसका नाम, अकाउंट नंबर, ठीक है, पिन, IFSC कोड, ये आपको डालना रहेगा। तो ये हम डाल देते हैं और सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये वाला प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर हम चलते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखिए ऑटोमेटिकली आपकी 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा, फॉर्म जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मैट्रिकुलेशन डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो बाकी एडिशनल डिटेल हमको ऐड करनी है, जैसे आपने BSc करी तो BSc, 3 साल की डिग्री है 3 साल की डिग्री, 4 साल का डिप्लोमा किया है वो 4 साल का, अगर आपने डिग्री किया है तो 4 साल की डिग्री, और 3 साल का डिप्लोमा किया है तो 3 साल का डिप्लोमा आपको अपलोड करना है। जैसे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी है, जो यहाँ पर है BSc। तो जैसे बैचलर ऑफ साइंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। डिसिप्लिन आपसे पूछेगा कि डिसिप्लिन में क्या है, तो आप डाल देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कहाँ से आपने की है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी डिटेल है यहाँ पर डाल दीजिएगा, कहाँ से आपने करी है, किस स्टेट से, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब आप पास हुए, परसेंटेज क्या थी, ये सारी डिटेल ऐड करके ऐड के ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो आपकी ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए आपको डिग्री या डिप्लोमा ऐड करना है, तो क्वालिफिकेशन में हम डालेंगे डिग्री या डिप्लोमा, किस ट्रेड से है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब स्ट्रीम है तो वो, और बाकी यहाँ पर किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। और आपको दोस्तों इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना रहेगा, तो आपकी ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारी एक एक करके आप यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के ऊपर। फोटो और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट इसी की वजह से ही होता है, फोटो और सिग्नेचर। तो चलिए डिटेल में आपको तो फोटो और सिग्नेचर में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से ही यहाँ पर होता है। देखिए मैंने RRB ALP RRB टेक्नीशियन का जब फॉर्म भरा गया, सभी कैंडिडेट को कई बार बार बताया कि भाई आप ये गलती ना करें। और अब देखिए RRB ALP का जो एप्लीकेशन स्टेटस आया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वो पूछते हैं कि सर अब क्या ऑप्शन है, तो देखिए अभी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, एग्जाम दे ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई मैं जो बता रहा हूँ ना उसको एकदम सही तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं फोटो के ऊपर। फोटो पहली बात तो आपकी पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और 6 महीने पुरानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 30 KB 70 KB के बीच होनी चाहिए। फोटो इस प्रकार से होनी चाहिए कि पोर्ट्रेट हो, ठीक है। ये आपकी जो फोटो हो पोर्ट्रेट हो। इसके अलावा पोर्ट्रेट का मतलब आप जानते हैं ना कि जब हम फोटो लेते हैं तो एक तो इस प्रकार की फोटो आती है ऐसे, और एक आती है यहाँ पर आपकी ओरिजेंटल, पोर्ट्रेट ओरिजेंटल इसको बोलते हैं। तो पोर्ट्रेट फोटो होनी चाहिए, किसी प्रकार का चश्मा वगैरह, कैप वगैरह उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, चेहरा क्लियर विजिबल हो। कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूं, वैसी फोटो आपको अपलोड बिल्कुल भी नहीं करनी है, और किस प्रकार की फोटो अपलोड करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूं, वैसी ही फोटो आपको अपलोड करनी रहेगी। जैसे फर्स्ट जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसी ही फोटो दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। पहली फोटो में खास बात क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो चेहरा है क्लियर विजिबल है, किसी प्रकार का चश्मा, किसी प्रकार की कैप वगैरह नहीं है, ग्रुप सेल्फी वगैरह नहीं है, कलर्स वगैरह सही है। अब किस प्रकार की फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है वो भी देख लीजिए। जैसे ऐसी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है जिसमें आपका कलर जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, ऐसी कोई फोटो अपलोड नहीं करनी जो बहुत ही पास से यहाँ पर क्लिक की गई है, बहुत पास से यहाँ पर खींची गई है। ऐसी फोटो अपलोड नहीं करनी जिसमें यहाँ पर कैप लगा हुआ है या साइड से फोटो क्लिक की गई है। ऐसी कोई फोटो अपलोड मत कीजिएगा जो यहाँ पर ब्लर हो रही हो, ठीक है। ऐसी फोटो भी अपलोड नहीं करनी है, ये सारी यहाँ पर ब्लर फोटोग्राफ है। ऐसी कोई फोटो अपलोड नहीं करनी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टी फोटो है, इन्वर्टेड है। ऐसी कोई फोटो क्लिक नहीं करनी जो यहाँ पर डार्क है, यानी कि जिसमें चेहरा ही यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ऐसी कोई फोटो नहीं क्लिक करनी जिस पर आपका चश्मा वगैरह यहाँ पर लगा हुआ हो ताकि आपका चेहरा ही ना दिख सके। तो दोस्तों आपको ऐसी फोटो क्लिक करनी है जो फर्स्ट वाली मैंने आपको दिखाई थी वो वाली, और ऐसी फोटो भी आपको नहीं करनी जो बहुत छोटी हो, और ऐसी भी आपको क्लिक नहीं करनी है।
आपको क्लिक करनी है जो फर्स्ट वाली जो आपको फोटो दिखाई थी ऐसी, ठीक है, जिसमें बिल्कुल आपका चेहरा क्लियर विजिबल हो, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई फोटोग्राफ की। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। तो सिग्नेचर के बारे में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका सिग्नेचर है रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, और यहां पर जो है आपका जो ब्लॉक लेटर है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या फर्क है ब्लॉक लेटर के अंदर, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, सिग्नेचर जो है यहाँ पर रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। सपोज कीजिए जैसे मेरा नाम खेमराज है और अगर मेरे को सिग्नेचर करना है तो हिंदी में तो वो रनिंग में होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर मेरे को साइन करना है तो ऐसे साइन मेरे को नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये इसे बोलते हैं कैपिटल या ब्लॉक लेटर। तो अगर मैं ऐसा कुछ अपलोड करूंगा तो मेरा यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मेरे को सिग्नेचर अगर करना है इंग्लिश में तो कुछ ऐसा करूंगा, यानी कि रनिंग, यानी कि एक दूसरे से जॉइंट हो सारे के सारे लेटर, इस प्रकार से मैं कर सकता हूं। और यहाँ पर ये बता रखा है कि आपको खुद का ही साइन अपलोड करना रहेगा, अदरवाइज आप दूसरे का अगर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साइज वही है 30 के 70 के बीच के बीच होना चाहिए। बस विशेष बात यही है दोस्तों कि जो सिग्नेचर है रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए और कुछ कीजिए, लेकिन रनिंग हैंडराइटिंग में कीजिए, ठीक है। फोटो सिग्नेचर के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे प्रीफ्रेंस के ऊपर। तो यहाँ पर जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरा है ऑटोमेटिकली जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से जो भी एलिजिबल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, पोस्ट प्रीफ्रेंस डालनी है अपनी इच्छा अनुसार कि भाई अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन सी पोस्ट आपको दी जाए। तो यहाँ पर प्रीफ्रेंस आप डाल सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। चलिए फटाफट मैं ये सारी प्रीफ्रेंस डाल देता हूँ। तो प्रीफ्रेंस जैसे डालेंगे तो राइट साइड में प्रीफ्रेंस आपकी शो हो जाएगी। प्रीफ्रेंस का मतलब है कि जब आपका सिलेक्शन हो तो पहली प्रायोरिटी क्या रहे कि आपको ये पोस्ट में, अगर ये नहीं तो उसके बाद दूसरी नहीं इसके बाद तीसरी, ऐसे आपको यहाँ पर प्रीफ्रेंस डालनी रहेगी, ठीक है। तो सभी प्रीफ्रेंस आपको डालना ज़रूरी रहेगा। आप चाहें तो कुछ हटा भी सकते हैं, नहीं तो आप पूरी डाल लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम ग्रुप यानी कि आपका CBT 2 के अंदर जो टेक्निकल एबिलिटी होगी उसके अंदर आपका 100 नंबर का पेपर इसी भाषा में होने वाला है। और यहाँ पर आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, किस प्लेस से, तो वो आपको डालना रहेगा। और यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन है जिनको यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना रहेगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक। यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पर एक आपको पहले ही सूचना दी जा रही है कि भाई अगर आपने अब सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने वाला है। आप अगर कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में अगर आप करेक्शन करोगे तो आपको मैंने बताया कि 250 रुपये फीस अलग से यहाँ पर लगेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं करने वाले हैं, हमारी जो भी डिटेल है एकदम सही है। तो अब हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे लास्ट में फीस पेमेंट के लिए बोला जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ तो यहाँ पर मेरे को 500 रुपये फीस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो रिफंड पॉलिसी है वो भी चेक कर सकते हैं। रिफंड पॉलिसी बस वही है कि भाई अगर मैं CBT 1 एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरा 500 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है पे विद SBI पे और पे विद CSC वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पे विद SBI E-पे के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि यहाँ पर CSC पॉइंट तो आप जानते हो कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पर होते हैं, जैसे ई-मित्रा सेंटर होता है, कैफे वगैरह होते हैं, तो वहाँ से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर खुद ही जो है यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पे विद SBI E-पे के ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन जो है यहाँ पर शो की जा रही है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, कितनी फीस यहाँ पर देनी है और यहाँ पर पेमेंट के गेटवे यहाँ पर आ रहे हैं कि पेमेंट आप किससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है और UPI भी है। तो सबसे आसान जो तरीका होता है UPI का होता है, हम UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपके पास आपकी UPI ID याद होनी चाहिए या फिर आप यहाँ पर एक QR कोड आएगा उसको स्कैन करके भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको UPI ID जो है उस पर करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप UPI ID पर क्लिक करना है, आपको आपकी UPI ID दर्ज करनी है,
वैलिडेट यूपीआई आईडी करना है और आपका जो भी यूपीआई जो भी आपका यूपीआई ऐप है, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगा 500 रुपये का, उसको पिन डाल के एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको ईमेल और मैसेज दोनों प्राप्त हो जाएंगे रेलवे की तरफ से। इतना ही काम आपको करना रहेगा और जो ये आपको फॉर्म मिलता है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पर ज़रूर सेव कर लें, क्योंकि कहीं भी आपका फ़ोन गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो गूगल ड्राइव पर जीमेल, आपका जो जीमेल अकाउंट है वहाँ पर आपका ये पड़ा रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है दोस्तों जो आपको हमने बता दी है। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।